नमस्कार, मैं हूं प्रेमचंद्र सिंह और आप देख रहे हैं सहरसा नाव। बिहार चुनाव अब अपने निर्णायक मोड़ पर है। पहले चरण का मतदान हो चुका है और कल यानी 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है, जो तय करेगा बिहार की सियासत का रुख। और मतदान से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग, केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर एक साथ हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया, सुरक्षा बल सिर्फ, बहुत गंभीर सवाल है ये, कि सुरक्षा बल सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों से ही क्यों बुलाए जा रहे हैं? क्या चुनाव आयोग पर दबाव है? तेजस्वी का आरोप है कि 208 कंपनियां भाजपा राज्यों से आई हैं, यानी कि वो स्टेट जहां पर बीजेपी रूल कर रही है। 68 ऑब्जर्वर जो हैं वो वही के हैं और गृह मंत्री पटना में बैठकर अफसरों को गाइड कर रहे हैं, निर्देश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार बदलाव के मूड में है। वो दावा करते हैं कि 14 नवंबर को नई सरकार बनेगी, 18 को शपथ होगी और 26 जनवरी तक अपराधियों पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तेजस्वी के वादे भी बड़े हैं, महिलाओं को 30,000, किसानों को फ्री बिजली, ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी और हर घर नौकरी का अवसर। अब सवाल ये है, क्या ये आत्मविश्वास असली जन समर्थन में बदले? संदीप मेरे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर मौजूद हैं और साथ ही कुंदन कुमार जो कि नेता सीपीआई एमएल, आपका बहुत स्वागत। सबसे पहले संदीप, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने जो सवाल उठाए हैं, जो आरोप लगाए हैं, बड़े गंभीर आरोप है, सवाल भी बड़े हैं। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ, क्योंकि साथ में उनकी बहन मीसा भारती भी थी और कल सेकंड फेज का चुनाव होना है। तो सेकंड फेज के चुनाव के पहले इस तरह के सवाल और इस तरह के आरोप लगाने का मतलब क्या है, पहले बताइए। और ये भी बताइए कि इसका बीजेपी किस तरीके से जवाब? देखिए प्रेम जी, जिस तरह से आपने ज़िक्र किया और ठीक दूसरे चरण के मतदान से पहले तेजस्वी यादव के द्वारा आज सुबह पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने एनडीए पर और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी पर और चुनाव आयोग पर गंभीर इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 20 साल एनडीए की सरकार रही, उसमें बिहार जो है वो पीछे हो गया, पीछे धकेल दिया एनडीए की डबल इंजन की सरकार ने, जिसमें गरीबी, बेरोज़गारी और पलायन जैसे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुर्दांत अपराधियों के साथ प्रधानमंत्री ने मंच साझा किया और जिस तरह से वो लगातार चुनाव से पहले भी चुनाव आयोग पर निशाना साधते रहे, उसको लेकर के भी उन्होंने कहा कि जो भी भाजपा शासित प्रदेश है, वहाँ से यहाँ पर पुलिस बल लाए गए, वहाँ से अधिकारियों को यहाँ पर नियुक्त किया गया, जिनको डायरेक्शन जो है वो सीएम हाउस से दिया जा रहा है कि कहाँ पर पोलिंग को डिस्टर्ब करना है, कहाँ पर बूथ कैप्चर करना है, कहाँ मतदाताओं को भड़काना है। वो तमाम चीज़ें उन्होंने कहा कि सीएम हाउस से उनको डायरेक्शन मिला जा रहा है। झारखंड बगल में था, झारखंड से क्यों नहीं यहाँ पे फोर्सेज़ लाई गई? हमने इतनी सारी कॉपी क कलम हमने बाँटी और इन्होंने क्या किया? और जिस तरह की प्रधानमंत्री की भाषा पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि भाजपा और एनडीए चाहे जितना मर्ज़ी पाप कर लें और चुनाव आयोग उनको धोने में लगा हुआ है। तो कहीं न कहीं जिस तरह से वो अक्सर निशाना साधते हैं, हालाँकि पार्टियों पर निशाना तो अलग बात है, वो आरोप-प्रत्यारोप चलते रहता है दोनों पार्टियों का, लेकिन चुनाव आयोग को जिस तरह से वो घेर रहे थे आज, वो भी एक बहुत गंभीर मुद्दा है, जिस तरह से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर वो सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन अब कल दूसरे चरण का मतदान होना है और जिसमें 2 बड़ी पार्टियाँ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो और आरजेडी हो, उन ये 2 बड़ी पार्टियाँ हैं जो कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करूँ तो 53 सीटों पर चुनावी मैदान पे है, तो वहीं आरजेडी जो है वो 71 सीटों पर कल चुनाव लड़ेगी। तो सीधी टक्कर यहाँ पर भाजपा और आरजेडी की है, जिसको लेकर के आज तेजस्वी यादव फिर से उन्होंने ज़िक्र किया अपने माँ बहन मान योजना का भी कि जब हमारी सरकार अगर आती है और जनता बदलाव के मूड में है, हमने प्रचार के दौरान भी देखा और मैंने सबसे ज़्यादा जनसभाएँ की, उसको लेकर के भी उन्होंने कहा। तो यही तमाम चीज़ों पर आज उन्होंने पत्रकार वार्ता की और एनडीए पर ठीक और है, प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। इसी पर जवाब देते हैं। हमारे साथ महागठबंधन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सीपीआई एमएल के नेता हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, मुझे लगता है ईमानदारी से जवाब देंगे। फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद जिस तरीके से, कुंदन जी, जिस तरीके से फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद ये कहा जा रहा है या ये नैरेटिव बनाने की भी कोशिश की जा रही है कि बीजेपी प्लस जेडीयू यानी कि एनडीए गठबंधन जो है वो चुनाव जीत चुका है और फर्स्ट फेज में वो करीब 80, क्या जो उनके डिप्टी सीएम वो कह रहे हैं कि 100 सीट हम जीतने जा रहे हैं। मुझे ये बताइए कि क्या ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किया गया तेजस्वी यादव की ओर से, वो क्या घबराहट है? क्या उनको ये लग रहा है
कि वाकई में जो आरजेडी है या महागठबंधन है फर्स्ट फेज में लूज कर रही है? देखिए सर, जहाँ तक तेजस्वी जी की आप बात बोले हैं, तो चुनाव आयोग तो शुरू से ही एसएआर जिस समय से आया है, उस समय से ही हमको लग रहा है कि एकदम भाजपा के दबाव में काम कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव जी ने आरोप लगाया है, ये सही है, लेकिन बिहार ने बदलाव चल रहा है। बिहार बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। आपको मालूम है कि फर्स्ट पेज का जो 6 नवंबर को चुनाव संपन्न हुआ है, उसमें महागठबंधन बिल्कुल ही बढ़त में है। आप सहरसा का हम बात करते हैं, हमारा गृह जिला है, सहरसा में 4 विधानसभा सीटें हैं और चारों विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही है। तो भाजपा जो तिक्रम करती है, वो तिक्रम सहरसा में नहीं चला और फर्स्ट चरण के चुनाव में भाजपा तो हताश और निराश है। नीतीश जी तो मुखौटा है, असली खेल तो भाजपा खुद कर रही है। मतलब आप हमको ये लग कह रहे रहा हैं ना है कुंदन जी मतलब आप ये कह रहे हैं कि सहरसा में नहीं चला लेकिन बिहार के बाकी जगहों में चल गया। जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि तिगड़म जो है ये भाजपा का सहरसा में नहीं चला लेकिन बाकी जगहों में चल गया क्या? नहीं, भाजपा का तिक्रम तो पूरे बिहार में नहीं चला और हमको लग रहा है कि आने सेकंड फेज कल चुनाव है, तो वो चुनाव इस बार बिहार बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। बिहार रोजी रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है और भाजपा जो है वही रटा रटाया हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर कहाँ रोजगार दिया भाजपा? आप बताइए। 17 महीने की महागठबंधन की सरकार ने जिस प्रकार 5 लाख रिक्तियों को भरा है, वही भाजपा पहले कह रही थी तेजस्वी जी को आप कहाँ से पैसा लाइएगा। लेकिन जब तेजस्वी यादव की सरकार, महागठबंधन की सरकार ने 5 लाख रिक्त पदों को भरा, तो वही भाजपा आज देख लीजिए, जब भर गया तो वही आज वेतन दे रही है। हमको लगता है भाजपा हताश है, निराश है। नीतीश कुमार के मुखौटे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार को हमको लगता है इस चुनाव में उसको साइड लाइन करके लेकिन भाजपा खुद आगे आना लेकिन चाह रही है। बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। भाजपा ये आरोप लगा रही है कि हताश और निराश कम से कम फर्स्ट फेज के बाद वो आरजेडी में और महागठबंधन में ज्यादा देखा जा रहा है और शायद यही वजह है कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जब तेजस्वी यादव बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि 18 तारीख को वो शपथ लेंगे और 27 से 26 तारीख से वो अपराधियों पर कार्रवाई करना शुरू कर देंगे। देखिए इसका मतलब क्या है, जो एक नैरेटिव प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से फैलाया जा रहा है या उसको बढ़ाया जा रहा है कह लीजिए, वो जंगल राज है। तो जंगल राज वाला नैरेटिव इतना ज्यादा हावी हो गया है कि वो पूरे बिहार में एक बड़ा मुद्दा हो गया। वो बड़ा मुद्दा होने की वजह से ये कहना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव को कि हम जैसे सरकार में आएंगे सबसे पहले अपराधियों पर कार्रवाई करेंगे, यानी कि उस छवि से ये निकलना चाह रहा है। आपको क्या लगता है कि ये मैं गलत कह रहा हूं? देखिए, 1990 वाली दौर को बीजेपी जिस प्रकार उठा रही है, हमको लगता है कि भाजपा जो 20 साल से नीतीश और भाजपा की सरकार है, उसने काम नहीं किया है। या तो काम नहीं किया है या उसके शासनकाल में अपराधी राज चरम पे है। इसलिए पुरानी चीजों, अपनी बात को ढकने के लिए बिहार में युवाओं के ऊपर लाठी चलाया, इस बात को ढकने के लिए जंगल राज की बात कर रही है। तो भाजपा पूरी तरह बिहार में सफाया होने जा रहा है। जदयू और भाजपा नहीं चलेगा, यहाँ महागठबंधन चलेगा, शिक्षा चलेगा, स्वास्थ्य चलेगा और तेजस्वी जी ने ये प्रण लिया है कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। वो सरकारी नौकरी वाली सरकार आ रही है, भाजपा का सफाया होगा और जंगल राज की बात करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उसको समझना चाहिए कि बिहार में जो आप अपराधियों के साथ मंच शेयर कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 6 गोली छाती में रे, तो आप क्या साबित करना चाहते हैं? यानी आप ये साबित करना चाहते हैं कि हमारे शासनकाल में महाजंगल राज चल रहा है, या तो आपसे सत्ता नहीं संभल रही है, आप अपराधियों के चंगुल में फंस गए हैं। इसीलिए बिहार की जनता को डराने के लिए शिक्षण में 6 गोली की बात कर रहे हैं माननीय ये प्रधानमंत्री। आप वही बात है ना, आप उसी नैरेटिव को जंगल राज के नैरेटिव को खत्म करने की कोशिश कर रही है आरजेडी, चाहे वो महागठबंधन हो जो जंगल राज कह रहे हैं, तो आप उल्टा उन्हीं पर कहने लगे कि आप अपराधियों के साथ मंच शेयर कर रहे हैं। जबकि अगर मैं सिर्फ मुकामा की बात करूं, एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि अगर महागठबंधन की ओर से या जेडीयू की तरफ से एक अनंत सिंह को अगर वहां पर सीट दी गई, वो चुनाव लड़े, तो दूसरी तरफ सूरज मान है। तो फिर आप किस तरीके से एक दूसरे को इस मुद्दे पर काउंटर करके नहीं पता। मैं हूं आपके पास संदीप, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से चीजें अब बदली हैं, क्योंकि सेकंड फेज का चुनाव है, फर्स्ट फेज में दो बातें चली। एक तो जंगल राज को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इन्होंने मुद्दा बनाया, क्योंकि 20 साल से एक गठबंधन या
नीतीश कुमार वहां पर सरकार चला रहे, कोई ना कोई बात तो होगी। बार बार उसी सरकार को आप चुन रहे हैं, बार बार नीतीश कुमार को आप चुन रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया होगा। तो संदीप, आपको क्या लगता है कि इस बार जो सेकंड फेज का चुनाव होने जा रहा है, इस बार भी वही मुद्दे रहेंगे, या जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ है उससे कुछ चीजें बदल जाएंगी, और जो आरोप लगा रहे थे तेजस्वी यादव, इससे कुछ लोग कन्विंस होंगे? संदीप बाबू, आप बताइए कि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस तेजस्वी यादव ने किया, वो जो नैरेटिव है जंगल राज वाला, जिसको कहते हैं कि ये अपने आप से इसको दूर करना चाहते हैं, इनको नुकसान भी बहुत हुआ है। अब सेकंड फेज के पहले वो कह रहे हैं तमाम बातें, कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे सबसे पहले कार्रवाई करेंगे जो अपराधी हैं। और जो एक नैरेटिव हो रहा है कि अपराधियों के साथ पीएम मोदी मन साझा कर रहे हैं, तो बिहार में तो हर पार्टी ने दिया है अपराधियों को। आप आनंद सिंह का एग्जाम्पल मैंने एक रखा सामने। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कुछ हुआ, या तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं, ये डर से कर रहे हैं या कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी दूसरी तरफ कह रही है कि हम चुनाव जीत चुके हैं। देखिए प्रेम जी, जिस तरह से बात करें तो हर एक पार्टी से लगभग कोई ना कोई दागी उम्मीदवार जरूर है चुनावी मैदान में। तो कोई ये नहीं कह सकता कि हमने कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं उतारा है जो कि पूरा एक पाक साफ हो। ऐसा नहीं है। चाहे जिस तरह से बात करें तो जब रामकृपाल यादव के विरोध में जो आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं रीतलाल यादव, वो भी अभी इस समय जेल में है। और भी कई सारे, चाहे ऐसे कई सारे प्रत्याशी हैं जिन पर कोई ना कोई क्रिमिनल केसेस हैं जो कि अभी न्यायालय के अधीन है। तो कई सारे ऐसे, इसमें कोई तर्क नहीं बनता उनका ये कहना कि प्रधानमंत्री ने अपराधियों के साथ मंच साझा किया और वो तेजस्वी यादव ने नहीं किया। तो वो एक, अब चाहे उसे कह सकते हैं कि घबराए हुए हैं, या कह सकते हैं या कॉन्फिडेंट हैं कि जिस तरह से पहले चरण में वोटिंग हुई है, तो जिस तरह उन्हें लग रहा है और जिस तरह से आज वो बयान कर रहे थे कि जनता बदलाव चाहती है, और एनडीए सरकार पर जिस तरह से वो हमला बोल रहे थे, वो तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन तमाम पार्टी में, हर एक पार्टी में कोई ना कोई ऐसा जरूर है जिस पर कोई ना कोई मुकदमा हो या पहले हो चुका हो, ऐसा कोई भी वो नहीं है। चलिए ठीक है, इस पर तो बात हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया, उसके जवाब हो गए, हमने चर्चा भी थोड़ी करी। उसके अलावा जो कल का चुनाव है, वो बहुत समीकरण बनाते हैं और बिगाड़ते भी हैं। कल जो सबसे बड़ी बात होने वाली है कुंदन जी, कल जो सबसे बड़ी बात है वो है जो सीमांचल का इलाका है, वहां पर वोटिंग होना है। 24 सीटें हैं वहां पर। पिछले बार के चुनाव की अगर बात करें तो करीब 12 सीटें एनडीए के खाते में थी। इस बार थ्रेट है, महागठबंधन को बड़ा थ्रेट है, क्योंकि मुसलमान नाराज चल रहे हैं। और नाराजगी सिर्फ मुसलमानों के, आम लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो अभी सीमांचल में जिस तरीके से ओवैसी प्रचार कर रहे हैं, और जिस तरीके से ओवैसी और तेजस्वी के बीच में गतिरोध है, वो भी नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। जो खासकर ग्राउंड जीरो पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं। मुसलमान भी नाराज है आरजेडी से, और वो कह रहे हैं कि 18% होने के बावजूद डिप्टी सीएम के लिए हमारा नाम नहीं आता है, हमारे बिरादरी से लोग का नाम नहीं आता है, और जो 2.5-3% जो है उनका नाम डिप्टी सीएम के लिए सामने रख दिया जाता है। तो क्या हम सिर्फ दरी बिछाने के लिए? बताइए। देखिए, आप जो कहे मुसलमान नाराज है, ऐसा नहीं है। ऐसा वही लोग बोल रहे हैं जो उस दल से जुड़े हुए हैं। बाद बाकी अगर आप ग्राउंड जीरो पे जाइएगा तो निश्चित तौर पे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब महागठबंधन के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं उसका सीधा बिल्कुल उल्टा उलट है। नहीं, जहां तक कुंदन जी आप बताइए, नहीं, आप बोल रहे हैं ना, देखिए तर्क से बात कीजिए, तर्कों के साथ बात कीजिए। आप एक उलट है, एक तो ओवैसी खुलकर बोल रहे हैं वहां पर। पिछली बार जो चुनाव हुआ, इसी ओवैसी को आप लोग नजरअंदाज कर रहे थे, भले वो बाद में आरजेडी में चले गए, लेकिन 5 सीटें ओवैसी की पार्टी वहां पर चुनाव जीती। और इस बार भी सीमांचल का पूरा जो इलाका है वो ओवैसी घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो हक मुसलमानों को मिलना चाहिए था वो हक नहीं मिला। और चरमपंथी तक तेजस्वी यादव से कहा गया। चरमपंथी सिर्फ ओवैसी के लिए नहीं कहा गया, आप समझिए उस कौम को कहा गया। और चरमपंथी का मतलब क्या है, आपकी समझ में मैं भी जानता हूँ। तो वो एक मैसेज जा रहा है ना कि तेजस्वी यादव हमें चरमपंथी कह रहे हैं, यानी कि जो मुसलमान है उनको चरमपंथी कहा जा रहा है। तो उस आईने से, उस चश्मे से देखा जाता है, तो वो तो नुकसान कर ही रहा है। देखिए, तो उनका तो पॉलिटिकल पार्टी है, सब पॉलिटिकल, ये भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव लड़ने की व्यवस्था है, सब लोग अपने अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। लेकिन बिहार में जो महागठबंधन और एनडीए के बीच में लड़ाई है, यहाँ कोई तीसरा पार्टी नहीं चलेगा, किसी के अंदर कोई नाराजगी नहीं है। सब लोग अपने अपने वोटर को अपने पक्ष में पाले में करने की कोशिश
की जा रही है। लेकिन जहां तक आप बात बता रहे हैं कि वो चरमपंथी वाली बात, ऐसा कोई बात नहीं है। सब लोग महागठबंधन के पक्ष में, जितने भी हमारे, सब हम तो बोल रहे हैं A to Z लोग महागठबंधन के पक्ष में खड़े हैं। कहीं कोई चरमपंथी वाली बात नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं वो लोग भड़का करके वोट लेना चाहती है। संदीप, एक और मामला और बड़ा हो रहा है। एक मामला एक और बड़ा कि चुनाव आयोग की तरफ से जो डाटा उनको रिलीज करना था वो डाटा भी पूरा रिलीज नहीं हुआ है। इसको भी लेकर राजनीति खूब हो रही है कि बाद में ये फिर करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से कहां पर वोटिंग हुई नहीं हुई। तो इसके पीछे की जो राजनीति हो रही है उधर से वो भी जवाब दे रहे हैं। और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये तो हताशा है, क्योंकि इनको पता है, आरजेडी को, महागठबंधन को पता है कि वो चुनाव हार रहे हैं। और यही वजह कि राहुल गांधी बीच चुनाव में वहां से निकल गए थे। वो पंचमढ़ी जो मध्य प्रदेश में, वहां पर वो घूमने चले गए थे। हालांकि बाद में हुआ है। तो सबको पता है कि महागठबंधन चुनाव हार रहा है, उनके पास कुछ कहने को है नहीं। जंगल राज वाला नैरेटिव का वो जवाब दे नहीं पा रहे हैं। विकास मॉडल जो नीतीश कुमार ने किया है उसको लोग पसंद कर रहे हैं। महिलाओं की भागीदारी है और जो 10,000 वाला जो एक अकाउंट में सीधे पैसा गया है उसको लेकर खुश है। और दूसरी तरफ जो सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, और जो 30,000 सीधे अकाउंट में देने की बात कर रहे हैं 14 तारीख को, सबको लगता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। आपको क्या लगता है? आपकी तो बात होती रहती है तमाम पॉलिटिकल लीडर से, वहां के जमीनी लोगों से, उनको क्या लगता है कि जो जिन मुद्दों के साथ तेजस्वी खड़े हैं उन मुद्दों का कितना असर है? क्योंकि ये तो बता रहे हैं, इंडिया वाले बता रहे हैं कि वो जिन मुद्दों के साथ जा रहे हैं उसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं और यही वजह है कि हम 100 सीट 90 सीट लेकर आ रहे हैं। तो क्या तेजस्वी यादव ने जो दावा किया है या जो उन्होंने बातें की हैं उसमें कितना दम है और वहां पर किस तरह से लोग उनका साथ? देखिए प्रेम जी, जिस तरह से पहले आपने जो सवाल किया उसका मैं जवाब दे दूं। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने जो सवाल खड़े किए चुनाव आयोग पे कि चुनाव आयोग जो है पूरा डाटा क्यों नहीं रिलीज करता है। उन्होंने ये तो बता दिया कि 65% के लगभग मतदान हुआ, फाइनल वोटर टर्नआउट हुआ, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने पुरुषों ने मतदान किया, कितनी महिलाओं ने पहले चरण में मतदान किया। तो देखिए चुनाव की एक प्रक्रिया होती है, जब चुनाव आयोग डाटा रिलीज करेगा और ये हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे और हमारे व्यूअर्स भी देखेंगे कि जैसे ही दूसरे चरण का मतदान खत्म होगा उसके बाद जब ओवरऑल जो पूरा डाटा आएगा उसमें ये पूरा तमाम चीजें जो है वो पब्लिक डोमेन में होंगी कि कितने पुरुषों ने मतदान किया और कितने महिलाओं ने मतदान किया और फाइनल वोटर टर्नआउट क्या रहा पूरे बिहार विधानसभा 2025 के चुनावों का। दूसरी बात, जहां तक बात है कि हर एक पार्टी इस समय अपनी दावेदारी पेश कर रही है। चाहे अगर बात करें महागठबंधन की तो महागठबंधन बोल रहा है कि हम जीत रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि 200 प्लस हम सीटें जीत रहे हैं। हालांकि अभी 121 सीटों पर ही मतदान हुआ, 122 सीटों पर कल मतदान होना है, जो कि बहुमत के आंकड़े के करीब है। तो कल 122 सीटों पर मतदान हो रहा है और कुंदन जी की पार्टी खुद 7 सीटों पर कल चुनावी मैदान में उतरी हुई है। पिछली बार 5 सीटें जीती थी और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया ओवैसी की पार्टी का, तो 5 सीटें उन्होंने भी जीती थी सीमांचल की। तो कल का दिन काफी अहम रहने वाला है और हमें थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए। और चुनाव आयोग जो है, हम ये भी जानते हैं और उम्मीद करते हैं कि नतीजों से पहले ही वो जो है फाइनल जो डाटा है वो उसको रिलीज कर देंगे, पब्लिक डोमेन में ले आएंगे कि कितना ओवरऑल मतदान हुआ इस बार विधानसभा चुनावों में। और लगातार जो भी चुनाव आयोग की प्रक्रिया होती है वो पूरी होने के बाद वो पूरा डाटा जो है वो रिलीज कर देंगे। सहरसा नाम के जो व्यूअर हैं, मैं उनके लिए 3-4 बातें बता दूं कि जो इस वक्त आप लोग देख रहे हैं, अभी तक यानी कल के चुनाव से पहले तक 4-5 बड़ी बातें हैं। संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट फेज का चुनाव हो गया, 121 सीटों पर चुनाव हुआ, वहां पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और प्रथम चरण में यह अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। कहा यह जा रहा है कि जो महिलाएं हैं वो निकलकर खूब वोट की हैं और वो वोट जो की है वो नीतीश के पक्ष में यानी कि एनडीए के पक्ष में वो वोट हुआ है। इसलिए हुआ है, लोग अंदाजा इसलिए लगा रहे क्योंकि वो 10,000 उनके अकाउंट पे जाना, महिलाओं के बीच में नीतीश कुमार का जो अब तक का काम रहा है, चाहे रिजर्वेशन का काम हो, शराबबंदी का मामला हो, तो शौचालय हो, गैस हो, कई सरकारी योजनाएं हैं, सबको मिलाकर जो एनालिसिस हो रहा है वो ये हो रहा है कि इसलिए वहां पर ये वोट पड़ा होगा। तो इसलिए एक है एनडीए को और एनडीए वहां पर आगे चलता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और उससे जो बड़ी बात है वो एक है जंगल राज वाला जो नैरेटिव है, जो पीएम मोदी बार बार कह रहे हैं और वो 90 का जो दशक है उसको याद दिला रहे हैं कि अगर महागठबंधन या अगर तेजस्वी यादव की पार्टी दोबारा आती है तो फिर वही जंगल राज, फिर वही क्राइम और अपराध फिर से आपको देखने को मिलेगा। उससे अगर बचना है तो आप एनडीए के साथ रहें, यानी विकास मॉडल, क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर और तीसरा जो महिलाओं का साथ है, ये 3। अब क्या यही 3 मुद्दे
क्या ये सेकंड फेज के चुनाव में जा रहे हैं और इन्हीं मुद्दों पर क्या चुनाव होगा सेकंड फेज का भी, क्योंकि उससे पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ये बताता है कि अब इनके पास तेजस्वी यादव या महागठबंधन के पास जो सरकारी नौकरी देने का जो इनका वादा है, जो 30,000 सीधे अकाउंट में देने का जो वादा है, युवाओं को लेकर, क्योंकि युवाओं को कहा यह भी जा रहा है वहां पर कि जो महागठबंधन में है या तेजस्वी यादव के साथ जो है युवा एक संख्या में है, उनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं उनको, वहां पर वो बराबरी पर हैं। लेकिन इसके अलावा जिस तरीके से सरकार पर, केंद्र सरकार जो कि डबल इंजन की सरकार है, वहां पर जिस तरीके से तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं, इसका कितना असर कल के चुनाव में पड़ेगा, ये है लघु हुआ पूरा। चलते चलते संक्षेप में एक एक सवाल मैं ले रहा हूं, फिर इसको कंक्लूड करूंगा मैं। कुंदन जी, आप ये बताइए कि आपको कल का चुनाव है, कल शाम को ना एग्जिट पोल भी है, उसमें भी कई चीजें हो जाएंगी क्लियर। और ओपिनियन पोल आपने देखा होगा, लगभग सारे ओपिनियन पोल ने एनडीए को दिखाया है जीतते हुए और एनडीए को एज मिला है। देखिए क्या होगा नहीं होगा बात की बात है, मैं आपकी बात नहीं कह रहा, मैं ओपिनियन पोल की बात कर रहा हूं। अब कल एग्जिट पोल आना है और जिस तरीके से एनालिसिस हो रहा है मीडिया के बीच में, पत्रकारों के बीच में, चैनलों पर, तमाम तरह, वहां अभी से जो कहते हैं ना कि मन पढ़ लेना, उनका मूड मुझे अभी से दिख रहा है कि वो कल किस तरह का एग्जिट पोल दिखाने वाला है। क्योंकि हम जैसे जो स्वतंत्र पत्रकार हैं अपने, कि जो दिखता है जो सही है वही बात करते हैं, हम कोई ना हमारी कोई पार्टी है ना हम किसी का पक्ष लेने वाले लोग हैं, तो लेकिन इनका मीडिया का मूड क्या है ये मुझे समझ में आ रहा है, शाम को वो आपको भी दिख जाएगा। अब आप बताइए कि आपका आकलन क्या कहता है सेकंड फेज के बाद कल शाम से, क्योंकि कल शाम से बहुत सच्चाई सामने आने वाली है। कई लोग ऐसे होंगे जो अपनी पार्टी की बुराई या अपनी पार्टी की जो खामियां होंगी उसको गिनाएंगे, कहां पर वो चूक गए, कहां पर क्या क्या, वो सब होगा। अंत में बता दीजिए कि कल के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और किस तरीके से महागठबंधन को सीट आने जा रहा है, कितना वो कामयाबी हासिल करने वाले हैं, और तेजस्वी के नेतृत्व पर क्या पूरा महागठबंधन कितना साफ खड़ा दिखाई दिया, और कल क्या। देखिए, बिहार में जो है जनता चुनाव लड़ रही है, और जब जनता चुनाव लड़ती है तो जनता महागठबंधन के पक्ष में खड़ी है, और निश्चित तौर पे महागठबंधन सरकार बनाएगी। ये 100% आप सर लिख लीजिए। पहला फेज का जो चुनाव हुआ है, आप सहरसा से लेके आप जहां तक चुनाव हुई है, आप उठा करके आप देखिए, हर तरफ बदलाव की लहर चल रही है, और बदलाव की लहर में महागठबंधन सारथी है। जब जनता खुद चुनाव लड़ रही है तो बदलाव होना निश्चित है। भाजपा वाले क्या कह रहे हैं, टीवी जहां तक आप बात कर रहे हैं, टीवी की बात, टीवी भाजपा है, टीवी का मतलब भाजपा। स्वतंत्र पत्रकार आप हैं तो आप सच्चाई दिखाइएगा। जो टीवी पे है, जिसका चैनल है खुद का, वो तो प्योर भाजपा ही है। गोदी मीडिया, आप तो जानते हैं कि आम जनता के बीच में मीडिया को गोदी मीडिया के रूप में जाना जाता है। तो वो उसका एग्जिट पोल का मतलब आप समझ सकते हैं। जिसके पक्ष में वो बैटिंग कर रहे हैं उसी के पक्ष में वो बताएंगे कि एग्जिट पोल के बारे में। ठीक है, उससे पहले भी बात होगी आपसे, लेकिन 14 तारीख को भी बात होगी। और संदीप, आप बताइए, सेकंड फेज का कल चुनाव है और सेकंड फेज की तैयारी कैसी है आपकी, और आप ग्राउंड जीरो पे रहते हैं, मैं बार बार इसलिए आपसे पूछता रहता हूँ कि ग्राउंड जीरो पे कल है। कल प्रथम चरण का जो चुनाव हुआ, मेन उसी पर बात करेंगे। बाकी तो सब पॉलिटिक्स है, राजनीति है, सियासत है, कि जितने टर्नआउट हुए पहले फेज में, क्या वो टर्नआउट इस बार भी आप देख रहे हैं होने जा रहा है, या कुछ बदलाव होगा, या उससे ज्यादा बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है, या उससे कम होता हुआ दिख रहा है? वोटिंग परसेंटेज क्या कल और बढ़ेगा? जी, बिल्कुल उम्मीद तो की जाती है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े, और वोटिंग परसेंटेज बढ़ना भी चाहिए। और हम भी लगातार तमाम मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि वो घरों से बाहर निकले और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। जितने भी 20 जिलों के मतदाता हैं, 3,70,00,000 से अधिक मतदाता यहाँ पर कल अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हम भी ग्राउंड जीरो पर रहेंगे और तमाम कल के चरण के मतदान से जुड़ी हुई तमाम खबरें जनता तक पहुंचाएंगे। कई सारी हॉट सीट भी है इस बीच में, चाहे बात करें दमदाहा की, वहां से लेसी सिंह चुनावी मैदान में है, फिर ताराकिशोर प्रसाद, दो पूर्व उप मुख्यमंत्रियों के कल राजनीतिक भविष्य का फैसला जनता करेगी। रेणु देवी है, पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, बेतिया से चुनावी मैदान में, ताराकिशोर प्रसाद हैं कटिहार से चुनावी मैदान में, और भी कई सारी हॉट सीटें हैं जहां पर सबकी नजर बनी रहेगी। लेकिन आसपास की अगर कोसी क्षेत्र की बात करूं तो सुपौल का इलाका काफी अहम माना जाता है, 5 विधानसभा की सीटें वहां से आती है, तो वहां पर भी हमारी नजर रहेगी, और हम खुद भी वहां से जनता तक सारी खबरें पहुंचाएंगी। और जो जहां तक
मुद्दों की बात है वो भी हम जनता से पूछेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के उन्होंने मतदान किया। हालांकि ये नहीं पूछेंगे कि किनको किया, लेकिन मुद्दे जरूर पूछेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के वो अपना कीमती वोट देने के लिए गए। तो तमाम खबरें सहरसा 9 पर मिलती रहेंगी जनता को, पल पल की अपडेट। और जिस तरह से मैं भी कह रहा हूँ, हमारी टीम लगी हुई है कि 14 नवंबर को भी सबसे तेज नतीजे, चाहे वो सहरसा जिले के विधानसभा क्षेत्र हो या बिहार के तमाम जितने भी 243 सीटें हैं, उस पर भी हमारी पूरी नजर बनी रहेगी और पल पल की अपडेट हम बताते रहेंगे जनता को। वो तो ठीक है, आपने अच्छी बात कही कि हम पूछते नहीं हैं, हम केवल मुद्दे पूछ लेते हैं। तो इतने बेवकूफ तो पत्रकार होते नहीं है, मुद्दों से वो अंदाजा लगा लेते हैं कि आप किसको आपने चुना है। लेकिन प्रेम जी एक चीज बताना चाहूंगा। अभी से कुछ देर पहले एक सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और महागठबंधन के भी तमाम घटक दलों द्वारा वो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है कि जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के तारकिशोर प्रसाद, वो किसी मीडिया कर्मी के साथ उनकी थोड़ी सी अनबन वहां पे होती हुई दिखाई दे रही है। तो अब ये भी देखना काफी अहम रहेगा कि चुनाव से, मतदान से ठीक पहले इस तरह का कल के बाद जो चुनाव, जो पार्टी हार जाएगी ना, जो गठबंधन हार जाएगा, वो एक दोस्त मतलब हम जैसे लोगों पर भी ठिकरा उसका वो हमें इसका भी अनुभव है 25 सालों से। देखिए, अब सबकी नजर कल के दूसरे चरण के मतदान पर है। मेरा भी है, आपका भी है, सबका है। कल क्या होगा, सेकंड फेज के बाद चीजें बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी। और बिहार का चुनाव है तो आपको पता ही है, वहां एक एक आदमी राजनीतिक विश्लेषक है। तो जहां सीमांचल और मिथिलांचल का हर वोट तय करेगा कि बिहार में हवा किस ओर बह रही है। पहले चरण की रिकॉर्ड वोटिंग ने मुकाबला रोमांचक बना दिया है। अब देखना यह है कि क्या मोदी नीतीश का विकास कार्ड चलेगा या फिर तेजस्वी यादव का बदलाव वाला एजेंडा रन लाएगा। 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तभी समझ क्या जनता ने अनुभव पर भरोसा किया या उम्मीद पर दाव। फिलहाल पूरा बिहार तैयार है एक और निर्णायक मतदान के लिए, जहां तय होगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। दावे तो होते हैं जब तक वोटिंग नहीं हो जाती, जब तक नतीजे नहीं आ जाते, दावे करते हैं, लेकिन असल में सरकार किसकी बनेगी जब नतीजे आते हैं तब सामने होता है। क्योंकि इसके पहले भी ये सब चीजें होती रही, हम तो देखते रहे। जब लगातार कवरेज हमारा चुनाव को लेकर जारी है। कुंदन जी, आप जुड़े, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और संदीप हमेशा की तरह ग्राउंड जीरो से लेकर एनालिसिस तक बहुत शानदार तरीके से आपके सामने रखा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी कल इसी वक्त इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।